हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएलवी क्लासेस में। जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बेहतर होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आपने जो भी टारगेट सेट किया है, क्योंकि ये बैच हमारा आईबीएससीआईओ का बैच है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपने टारगेट लिया हुआ है, इस टारगेट को अचीव करने में भी आप उतनी ही मेहनत करेंगे जितना जोश आपके अंदर अभी है। ये जोश मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के 3-4 महीने भी बरकरार रहेगा। मेरे साथ यहाँ पे मोहित लाइव है। मोहित, जय हिंद, स्वागत है दोस्त आपका। दोस्तों, क्लास डेली आपकी लाइव होंगी। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे किसी काम से अगर कहीं बाहर जाना पड़ गया तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास भी दूंगा। बट मोस्ट ऑफ द केस मान के चलिए कि 99% क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। लाइव क्लास का अपना अलग ही मजा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए इन केस कोई बात अगर ऐसी है जिसमें आपको डाउट महसूस होता है कि सर ये बात हमें कम समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई, तो आप उसको क्या करोगे, लाइव ही आप मुझसे पूछ सकते हो। आज ये क्लास आपको मिल रही है 12:30 बजे। कल से क्योंकि आज पहला दिन है, और कल से ये क्लास डेली आपको शाम को 5 बजे मिलेगी। 5 से 6, वीक में 6 क्लासेस आपकी होंगी, जिसमें 4 दिन हम लोग क्वांट को पढ़ेंगे और 2 दिन हम लोग रीजनिंग को पढ़ेंगे। क्योंकि क्वांट का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, रीजनिंग का सिलेबस कुछ इतना खास है नहीं, इसलिए क्वांट को हम लोग थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा देंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वांट को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो देंगे। तवज्जो देने का मतलब ये है कि उसको 4 दिन पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है दोस्तों नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कराया, तो आपने वहां पे भी देखा कि डिविजिबिलिटी रूल से एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया था, और वो था 11 से डिविजिबल होने वाला जो कॉन्सेप्ट था। हमारे साथ यहाँ पे रजीबुल मलिक साथ में लाइव है। गुड आफ्टरनून ब्रदर, गुड आफ्टरनून। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक बड़े खूबसूरत, एक बड़े ही प्यारे टॉपिक, नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम ना एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड, और अगर इसको पूरा पढ़ना पड़े तो पूरा पढ़ने में हमें तकरीबन 1 महीने लग जाएंगे। लेकिन आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का, जो आप जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम को पूरा नहीं पढ़ना है। और मैं वो फैकल्टी नहीं हूँ कि आपको क्या करूँ कि बस जो भी एग्जाम आ गया उठा के पूरा पढ़ा दिया। मैंने एग्जाम दे रखे हैं, मुझे पता है एग्जामिनर क्या सोचता है और वो कैसा पेपर बनाएगा। तो मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसी में तो काबिलियत है कि मैं आपको महीने भर नंबर सिस्टम पढ़ाता रहूं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आएगा तो मैं कहूं गर्व से कि देखो देखो देखो, मैंने जो पढ़ाया सब आ गया। काबिलियत तो तब होगी जब मैं आपको 6 से 7 क्लासेस केवल डिलीवर करूं, और उतनी क्लासेस में से आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम का वो फंसा दूं। तो दोस्तों, हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पहले ही मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अपने दिमाग से कुछ चीजें हटा दीजिएगा। पहली, कि हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। जो सिलेबस हमारा है उसमें टॉपिक भले ही सारे हैं, बट उन टॉपिक्स के जितने भी सब टॉपिक हैं वो सारे के सारे हमें नहीं पढ़ने हैं। कुछ सर्टेन टॉपिक ही हैं जिनका हमें डिस्कशन करना है। लेवल हमें हाई लेवल नहीं जाना है। लेवल हमारा इजी टू मॉडरेट होने वाला है। हाई लेवल पे हम बिल्कुल नहीं जाने वाले, क्योंकि हाई लेवल की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इजी लेवल एग्जामिनर हमेशा देता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इजी से मॉडरेट तक लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मान के भी चलेंगे कि कल को अगर एग्जामिनर ने एग्जाम का लेवल थोड़ा सा अप किया, तब भी आपको कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो जितने भी लोग मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सभी का वेलकम है। श्रेया शुक्ला, आपका भी स्वागत है। पायल, आपका भी वेलकम है। आज तो अभी पहला दिन है, तो कई सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि क्लास की एक्चुअल टाइमिंग क्या है। बट कोई बात नहीं, मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूँ। कल से डेली ये क्लास आपकी शाम को 5 बजे होगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और देखिए कि कहां से हमारे नंबर सिस्टम की शुरुआत होगी। देखो, नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम का एक बड़ा सिंपल सा मतलब है, जब हम इस धरती में आए तो इस धरती में हमने सबसे पहले क्या किया, नंबर सिस्टम का ही इस्तेमाल किया। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। कितने आम हैं तुम्हारे पास? 4 आम हैं। ये कितनी उंगलियां हैं? 5 उंगलियां हैं। ये कितने हाथ हैं? 2 हाथ। हर एक जगह नंबर का ही इस्तेमाल हो रहा था। दोस्तों, बेसिकली नंबर सिस्टम है क्या? नंबर सिस्टम कहता है अ सिस्टम दैट टेल्स अबाउट नंबर्स। एक ऐसी पद्धति जो आपको संख्याओं के बारे में बताए, वही आपका नंबर सिस्टम कहलाता है।
इस बात को मैंने बखूबी अगले पेज पे मेंटेन करके रखा हुआ है कि नंबर सिस्टम का मतलब है कि एक ऐसी पद्धति जो संख्याओं को प्रस्तुत करे या एक ऐसी पद्धति जो संख्याओं के बारे में बताए, वही आपकी संख्या पद्धति कहलाती है, वही आपकी नंबर सिस्टम कहलाती है। अ सिस्टम दैट टेल्स अबाउट नंबर, एक ऐसा सिस्टम जो हमें नंबर्स के बारे में बताए, वो नंबर सिस्टम है। अब जब हम इस धरती में आए तो नंबर सिस्टम के रिप्रेजेंट करने के कई सारे अलग अलग गणितज्ञ थे जिन्होंने कई सारे अलग अलग तरीके बताए। कोई आया और उसने हमको बता दिया डेसिमल सिस्टम, कोई आया और उसने हमको बता दिया डेसिमल सिस्टम, तो कभी कोई आया और उसने हमको बता दिया बाइनरी सिस्टम, तो कभी कोई आया तो उसने हमको बता दिया हेक्साडेसिमल सिस्टम। ऐसे करके कई सारे अलग अलग सिस्टम बताए गए जिनके थ्रू नंबर्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। बट अगर हम अपने एग्जाम की बात करें और अपने एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो हमारे एग्जाम में जो बात पूछी जाएगी वो केवल और केवल डेसिमल सिस्टम से आएगी। तो हमें यहाँ पे जिस सिस्टम को जानना है वो सिस्टम है डेसिमल सिस्टम। पढ़ाने का तरीका मेरे बहुत अलग है, मैं बिल्कुल आराम से आपको एक एक बात समझा के आगे तक लेके चलूंगा और जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आपका अधूरा है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए, समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हमारे साथ यहाँ पे दिवेश लाइव है, दिवेश आपका भी वेलकम है ब्रदर, सुनिए केवल मेरी बातों को और समझने की कोशिश करिए। दोस्तों जब नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल सिस्टम की बात की गई तो डेसिमल सिस्टम को हम लोग हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति। इसको हम क्या नाम देते हैं, दशमलव पद्धति। अब आखिर ये दशमलव पद्धति है क्या, इसके बारे में आप बहुत ध्यान से इस बात को समझिए। ये छोटी की मात्रा इसमें लगा लो। तो दोस्तों जो आपकी ये दशमलव पद्धति है, ये कहा गया कि दशमलव पद्धति के अंदर, अब देखो जितनी बातें बताई गई हैं वो आपको मैं बता रहा हूं तो सुनना। दशमलव पद्धति की जब भी हम बात करते हैं तो दोस्तों डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल ऐसी 10 डिजिट हैं जिनको माना गया है कि दुनिया की कोई भी संख्या बनानी है तो वो इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनेगी। दोस्तों संख्या, संख्या जिसको आप कहते हो नंबर, और डिजिट जिसको आप कहते हो अंक, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको एक ही कंसीडर मत करिएगा। अंक से संख्या बनती है, यानी कि कोई भी संख्या है वो अंकों से मिलकर बनती है। अंक क्या है, अंक आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये टोटल कितने अंक हैं, ये टोटल 10 अंक। तो जब डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तो डेसिमल सिस्टम के अंदर ये बताया गया कि देयर आर 10 डिजिट्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डेसिमल सिस्टम के अंदर टोटल कितने अंकों के थ्रू हम किसी भी संख्या को प्रस्तुत करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स, या फिर आपसे पूछ सकता है हाउ मेनी डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड इन एनी नंबर इन डेसिमल सिस्टम। तो आपका जवाब होगा, ऑप्शन आपको दे देगा 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 10 डिजिट। आंसर होगा 10 डिजिट। यानी कि टोटल आपके 10 अंक ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, और वो 10 अंक आपके 0 से लेकर 9 तक के। क्या दुनिया की कोई ऐसी संख्या है जिसमें इस 0 से लेकर 9 तक के अलावा कोई अंक आता हो? आप एज्यूम करके देखिए, आप मान के देखिए, क्या है ऐसी कोई संख्या दुनिया में जिसमें 0 से लेकर 9 तक के अलावा भी कोई अंक आता हो? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो डेसिमल सिस्टम बताया गया, फिर डेसिमल सिस्टम के अंदर 10 अंकों के बारे में बताया गया, फिर इन्हीं अंकों से मिलाकर एक संख्या बनाई गई। अब इन्हीं अंकों को अगर आप मिला दोगे 5 3 2 4 6, तो ये हमने क्या बना दी, ये हमने एक संख्या बना दी। अब जब संख्या बना दी गई तो इस संख्या को बनाने के बाद यहाँ पे बताया गया कि ये जो 8 है ये इकाई का अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ये 10,000 है, ये लाख है। अब इतना बेसिक भी जाने की जरूरत नहीं है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पता होगा। वंस प्लेस वैल्यू, टेंस प्लेस वैल्यू, 100 प्लेस वैल्यू, 1000 प्लेस वैल्यू, 10,000 प्लेस वैल्यू, लाख वैल्यू, 10 लाख वैल्यू, उम्मीद है कि ये आपको पता होगा। तो जब दोस्तों एक संख्या बनाई गई तो अब उस संख्या के अंदर जो अंक है ना, इस संख्या के अंदर जो आपको अंक दिख रहे हैं जैसे 5 3 2 4 6 8, इन अंकों के दो तरीके के मान भी इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें से पहला था प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान,
और दूसरी थी फेस वैल्यू, जिसको आप कहते हो अंकीय मान या फिर जातीय मान। अब दोस्तों एक बात ये क्लियर कर लीजिएगा कि चाहे हम बात करें स्थानीय मान की या फिर हम बात करें फेस वैल्यू अंकीय मान की, ये किसी पर्टिकुलर एक अंक के निकलते हैं, किसी संख्या के नहीं निकलते। जैसे कल को आपसे कोई पूछ ले कि 540 का स्थानीय मान क्या होगा, तो ये पूछना गलत होगा, क्योंकि स्थानीय मान 540 का नहीं निकलेगा। स्थानीय मान 540 के अंदर जो 5, 4 और 0 है उसका निकलेगा। कल को आपसे कोई पूछ लेगा 875 का जाति मान क्या होगा, तो 875 का जाति मान नहीं निकलेगा। 875 के अंदर जो अंक है 8, 7, 5, इनका जाति मान निकलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि चाहे स्थानीय मान हो या जातीय मान हो, ये किसी एक अंक के निकलते हैं, ये किसी एक संख्या के नहीं निकलते। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। आपने कहा ठीक है सर, इतनी बात क्लियर, इतनी बात में हमें कोई समस्या नहीं है। अब सर ये निकलते कैसे हैं? तो बचपन में आपने स्थानीय मान बहुत सीखा, बचपन में आपने स्थानीय मान के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा और बेहतर तरीके से आपने स्थानीय मान को सीखा। लेकिन दोस्तों जब बात आएगी जातीय मान या अंकीय मान की, तो हो सकता है कि आज आप इसको पहली बार देख रहे हो। याद करिए अपना वो बचपना, जब आपसे ये कहा जाता था कि स्थानीय मान निकालिए, तो दो तरीके आपको बताए जाते थे। जैसे ये संख्या में 8 है और 8 का मुझे स्थानीय मान निकालना है, तो तरीका नंबर 1 ये कहा जाता था कि 8 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 8 हमारा इकाई के अंक के स्थान पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर 8 आ जाएगा। 6 की बात करोगे, सर क्योंकि 6 हमारा दहाई के अंक के स्थान पे है, इसलिए 6 का 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर 60 आ जाएगा। अगर आप 4 की बात करोगे, सर 4 हमारा सैकड़े के स्थान पे है, इसलिए 4 का 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर हमारा 400 आ जाएगा। अगर आप 2 की बात करोगे, सर 2 जो है ये हमारा हजार के स्थान पे है, तो इसका मतलब सर इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर हमारा 2000 आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये था कि इकाई है तो 1 से मल्टीप्लाई, दहाई है तो 2 से मल्टीप्लाई, सैकड़ा है तो 100 से मल्टीप्लाई और 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई। तो दूसरा तरीका याद है आपको, जो हमारे बचपन में मम्मी पापा चाचा चाची ये लोग सिखाते थे? ये पता है क्या बताते थे? ये कहते थे कि जिस अंक की बात की जाए उस अंक को ले लो और उसके आगे जितने भी अंक बचे हों उतने जीरो लगा दो। जैसे जब मैं 8 को लूंगा, तो देखो 8 के आगे कोई अंक नहीं है तो अकेला 8 रह गया। जब आप इस 6 की बात करोगे, तो 6 के आगे एक अंक है ना, तो इसलिए 6 के आगे एक जीरो लगा दिया। जब आप इस 4 की बात करोगे, 4 के बाद 2 अंक है ना, आपने 4 के बाद 2 जीरो चिपका दिए। जब आप इस 2 की बात करोगे, तो 2 के बाद 3 अंक है ना, आप देखो 2 के बाद 4, 6, 8 3 अंक है, आपने 3 जीरो चिपका दिए। ये दो तरीके हैं दोस्तों स्थानीय मान को फाइंड आउट करने। मन में आपके आ रहा होगा सर क्या स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन आया है? बिल्कुल आया है। एग्जामिनर आपसे कहेगा, एक संख्या आपको दे देगा 32,547 और कहेगा कि 32,547 के अंक 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल बताइए। अब जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकलेगा, तो तुम योगफल कहां से बताओगे? तुम सम को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो चलिए स्थानीय मान की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं दोस्तों फेस वैल्यू अंकीय मान, जिसको हिंदी में कहते हैं या जातीय मान कहते हैं। फेस वैल्यू का अपना बड़ा सिंपल सा फंडा है, और फेस वैल्यू का फंडा ये कहता है कि किसी भी अंक की जो फेस वैल्यू है, किसी भी अंक का जो जातीय मान है या किसी भी अंक का जो अंकीय मान है, वह वो अंक स्वयं होता है। 8 का फेस वैल्यू 8, 6 का 6, 4 का 4, 2 का 2। आपने कहा सर वाकई में ये तो बहुत आसान है, लेकिन बस वही है कि ये बात हमें पता नहीं। तो फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूं, किसी भी अंक की फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान या अंकीय मान, वह अंक स्वयं होता है। जब इतनी बात आप जान लेते हो, तो यहीं से कुछ एग्जाम्पल की बात आती है दोस्तों। जैसे आपके सामने 3 एग्जाम्पल हैं, इन 3 एग्जाम्पल्स में आपसे पहला एग्जाम्पल कह रहा है, एक नंबर आपको यहाँ पे गिवन है 87,576 और कह रहा फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। अब 5 कहां है? आपने कहा सर ये दिख रहा है, इसका आपको सम बताना है। किसका किसका सम बताना है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं 5 का स्थानीय मान कितना होगा? आपने कहा सर 5 के आगे 2 अंक है, 500 लिख लीजिए। और 5 का अंकीय मान कितना होगा? खुद 5 होगा, और सर दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि जोड़ने के लिए कह रहा है, आंसर हमारा 505 आ जाएगा।
कह रहा है एक नंबर है 254617, डिफरेंस आपको बताना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और वो भी किसकी, 6 की। मैंने कहा 6 की अगर मैं बात करूंगा और डिफरेंस आपको बताना है तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा दोस्तों। आपने कहा सर 6 के स्थानीय मान की बात करेंगे, 6 के आगे 3 जीरो लगा लेंगे, 6000 हो जाएगा, और माइनस करना है 6 का जो जाति मान है वो खुद 6 है, और 6000 में जब 6 माइनस करोगे ये आ जाएगा 5994, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक नंबर है 8, इसको 4 कर लो, 84576, और कह रहा प्रोडक्ट बताइए, किसका प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ 7 का। आपने कहा सर 7 की बात करेंगे, जो प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है, सिंपल सा काम करिए, क्योंकि 7 की जो प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, वो 70 होगा, और 70 का मल्टीप्लाई 7 से ही करेंगे, क्योंकि 7 की फेस वैल्यू स्वयं 7 है, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 490, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये बात आप तभी बता पाओगे जब आपको फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में पता होगा, क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा ना तो फिर यार आपके लिए दिक्कत होने वाली है, फिर आपको आंसर भी आप नहीं निकाल पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मोहित, रजीबुल, श्रेया, पायल, दिवेश, आप सबको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें क्लियर। अब दोस्तों अगली जो बात है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और ये पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, नंबर सिस्टम में ये पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। सही तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा, सही तरीके से आपको इसको जानना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या है आखिर, ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ये हमें समझना पड़ेगा। तो आइए मेरे साथ हम स्टार्ट करते हैं और बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है क्या। दोस्तों जब इस धरती में इंसान आए तो इंसान को भी अलग अलग वर्गों में कैटेगराइज किया गया, ये सब इंसान, लेकिन अलग अलग इनके वर्ग बना दिए गए, अलग अलग धर्म बना दिए गए, अलग अलग जाति बना दी। अब हैं हम सब इंसान, हम सब के अंदर वही खून दौड़ रहा है, वही हड्डी, वही मांस, वही नाक, वही हाथ, वही पैर, लेकिन फिर भी सबकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। आखिर क्यों? कैटेगरी तो बना दी गई, और उस कैटेगरी बनाने का एक फायदा तो मिला, और वो फायदा ये मिला कि इंसान की अपनी एक अलग पहचान हो गई। इंसान की अपनी एक अलग पहचान हो गई। भाई कैटेगरी बना दी गई, जातियां बना दी गई, मुझे नहीं पता क्यों बनाई गई, बट बनाई गई ना। और हम उन जातियों को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, सबकी एक इंडिविजुअल पहचान। यहाँ भैया आप ठाकुर साहब, आप पांडे जी हैं, आप वर्मा जी हैं, आप शर्मा जी हैं, आप गुप्ता जी हैं। इसी तरीके से जब नंबर्स की बात की गई, तो नंबर्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तो नंबर्स की भी कई सारी अलग अलग कैटेगरी बना दी, कई सारी अलग अलग कैटेगरी। और हमें यही समझना है कि ये जितनी कैटेगरीज बनाई गई है ना, किस कैटेगरी में किस टाइप की नंबर्स आती हैं, ये हमें जानना है। तो दोस्तों नंबर्स के क्लासिफिकेशन का मतलब है संख्याओं को जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, किस वर्ग में कौन से टाइप की संख्या डाली गई है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, 4 विकल्पों में आपसे बस इतना पूछ लेगा, निम्न में से कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर की पहचान पता होगी तभी बता पाओगे कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तुमसे कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इमेजिनरी नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। निम्न में से कौन सी प्राइम नंबर है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन सी सम संख्या है। ये आंसर कहां से दे पाओगे, ये आंसर तभी दे पाओगे जब इन संख्याओं के बारे में आपको सही तरीके से जानकारी होगी। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर से। और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप देख सकते हो मैंने 2 कैटेगरी बना रखी हैं, एक रियल की और एक इमेजिनरी की। ये बताओ इस दुनिया में जितनी भी बातें हैं वो 2 ही तरीके से हैं। इस दुनिया की जितनी बातें हैं वो 2 तरीके से हैं, या तो वो बात रियल है या फिर वो बात इमेजिनरी है। या तो वो बात रियल है और या फिर वो बात क्या है, इमेजिनरी है। तो दोस्तों नंबर्स के भी साथ सेम यही केस है कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो वाकई में हैं, जिनकी वास्तविकता है, रियल में वो नंबर हैं, बट कुछ ऐसे नंबर हैं जो हकीकत में तो नहीं है, हमने बस उनको क्या कर रखा है, इमेजिन कर रखा है, हमने उनकी कल्पना कर रखी है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नंबर्स को इमेजिन करने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि संख्याएं माननी पड़ गई,
जबकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी नंबर्स थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर डेफिनेशन की बात करोगे ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का बड़ा सिंपल सा केस है। ये कहता है, मैं दो डेफिनेशन आपको बताऊंगा और दोनों आपको बड़े बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ये कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, रियल एंड इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं का जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है। एक तो इसको आप कह सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स है। तो एक बात यहां से माइंड में गई कि एक अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी होगी, इमेजिनरी नंबर भी होगी। तो तुरंत आपके मन में ये बात आएगी, अरे सर ये तो पता लगे कि आखिर ये रियल और इमेजिनरी है क्या। आइए मैं बताता हूं दोस्तों। नंबर स्केल देखिए कभी आपने, डेफिनेटली देखी होगी। अगर कभी आपने नंबर स्केल देखी हो तो इसके मिडिल में देखा होगा आपने जीरो लिखा हो। इस जीरो के एक तरफ होती है पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसके एक तरफ होती है नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये भी आपने सुना होगा कि संख्याओं का कभी अंत नहीं हुआ। जीरो से शुरू किया है तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, और इधर माइनस में जा रहे हैं तो भी माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इनफाइनाइट कोई एक संख्या नहीं है। इनफाइनाइट जो है ये कोई एक संख्या नहीं है। इनफाइनाइट एक शब्द है, एक टर्म है, जो आपको ये बताता है कि जिसकी भी बात आप कर रहे हो वो कभी खत्म नहीं होगा। जिसकी भी बात आप कर रहे हो वो कभी खत्म नहीं होगा। अनंत का मतलब क्या है? अंत ही नहीं हुआ। समुद्र का पानी कहां तक बढ़ता चला गया, आज तक कोई अंत ढूंढ ही नहीं पाया। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी चाहो उतनी बढ़ाते चले जाओ, अंत है ही नहीं। तो अनंत जो है वो कोई संख्या नहीं है, अनंत एक शब्द है जो आपसे ये बताता है कि अगर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स का कभी अंत नहीं होगा। तो दोस्तों रियल नंबर्स की जब बात आएगी ना, तो ये कहता है कि इस दुनिया की जितनी भी संख्याएं, इस लिखता नहीं हूं बस ओरल बता देता हूं, सुनो केवल। इस दुनिया की जितनी भी संख्याएं जो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच लाई करती हैं, वो सारी आपकी वास्तविक संख्या है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1/2 3/2 4/7 5/7 -3/4 -2/7 -1/3 -4/5, 2.5 3.5 4.7 3.3 माइनस का 4.2 माइनस का 5.7। चाहे दशमलव हो, चाहे भिन्न हो, चाहे नॉर्मल हो, ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में ही तो आएंगी। ये जितनी संख्याएं हैं इनकी रेंज अगर आप सेट करोगे तो आपने कहा सर इनकी रेंज बनेगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच। और माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक की जितने भी संख्याएं हैं वो सारी रियल है, और सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक। तो सर ये इमेजिनरी नंबर कौन सी? ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन आई के साथ होता है, ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन आई के साथ होता है, ये संख्याएं दोस्तों आपकी कहलाती हैं काल्पनिक संख्याएं, यानी कि इमेजिनरी नंबर। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी संख्या आपको देखने को मिलती है 2i 3i 4i 5i। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनके साथ आई लगा होता है, ये दोस्तों क्या कहलाती हैं? ये आपकी कहलाती हैं इमेजिनरी नंबर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि इधर मुझे कई सारी बातें लिखनी है। सबसे पहली बात, और एग्जाम में एक नहीं बहुत बार ये बात पूछी जा चुकी है कि काल्पनिक संख्याओं में जो आई होता है ना, ये आई स्टैंड फॉर, आई का फुल फॉर्म क्या है? तो बच्चे गलती ये कर देते हैं कि इमेजिनरी की शुरुआत भी आई से होती है, इमेजिनरी की शुरुआत भी आई से होती है, और आई यहाँ पे आपके इमेजिनरी नंबर्स के साथ भी लगा होता है। तो जब जब एग्जामिनर ने ये पूछा कि आई स्टैंड फॉर, तो ऑप्शंस में एग्जामिनर जो है वो इमेजिनरी नंबर भी देता है, और आप क्या करते हो? आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर लगा देते हो, गलत हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों आई स्टैंड फॉर आयोटा, IOTA। यूक्लिड नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आई का फुल फॉर्म क्या दिया था? आयोटा दिया था। जिन्होंने इसकी खोज की उन्होंने आई का फुल फॉर्म क्या बताया? आयोटा।
तो आज के बाद अगर आपसे कभी कोई पूछेगा कि आई स्टैंड फॉर आई का मतलब क्या है, तो आपका जवाब होगा सर आई स्टैंड फॉर आयोटा। अब दोस्तों आई की कई सारी अलग अलग वैल्यू बनाई गई, और क्या है वो वैल्यू आइए मैं समझाता हूँ। अच्छा, कितने लोग आप में से ये बात जानते हो कि अगर अंडर रूट के अंदर 16 लिखा हुआ है तो हम 16 को लिखते हैं 4 गुणे 4, क्योंकि ये वर्गमूल है, 4 दो बार है, तो आप कहते हो सर एक बार 4 बाहर निकला। इसी तरीके से अंडर रूट के अंदर अगर 64 लिखा हुआ है तो आप कहते हो सर अट्ठू अट्ठू 64, क्योंकि 8 अंडर रूट के अंदर दो बार है, एक 8 उठा के आप बाहर निकाल लेते। तो एक बार ऐसा हुआ कि वैज्ञानिक साहब बैठे हुए थे और उनको मिल गया माइनस का अंडर रूट के अंदर 16। तो उन्होंने क्या देखा कि भैया 4 और गुणे 4 तो लिख लेंगे, लेकिन एक माइनस का साइन भी है। तो उन्होंने क्या किया, 4 निकाल दिया बाहर और देखा कि अंडर जो है वो अंडर रूट -1 जो है वो बचा रहे थे। अब ये जब ऐसी नंबर मिली 4 अंडर रूट -1, तो उनको ये बिल्कुल भी बात पसंद नहीं आई। उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है 4 अंडर रूट -1। तो उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने एक कल्पना कर, और उन्होंने जो कल्पना की वो कल्पना उन्होंने ये कर ली कि जो अंडर रूट -1 लिखा हुआ है ना, उन्होंने इसको मान लिया आई के बराबर, और तब से रूट -1 की जो वैल्यू है वो आई के बराबर आ गई। और अब इस संख्या को, जो 4 अंडर रूट -1 लिखा हुआ है, इसको हम लोग 4i लिख सकते हैं। अब दिखने में अच्छा लग रहा था, 4 रूट -1 और कहा 4i। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमेजिन किया है ना, किसको इमेजिन किया है, -1 रूट के अंदर जो लगा हुआ है रूट ऑफ -1, उन्होंने रूट ऑफ -1 को इमेजिन किया है i के बराबर। और इसीलिए दोस्तों हम इन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं, क्योंकि i जो है वह एक इंसान के द्वारा इमेजिन की गई एक संख्या है। आई जो है वो एक इंसान के द्वारा इमेजिन की गई एक संख्या है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम क्या करते हैं, हमारा कोई भाई है, हमारा कोई भाई है, और कभी कभी मानना होता है जैसे उसका नाम राहुल है या उसका नाम राजेश है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं चलो इसका नाम राज रख देते हैं। तो एक्चुअल तो राजेश है ना, राज 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 ये आपने इमेजिन किया है, डॉक्यूमेंट पे उसका नाम राजेश लिखा हुआ है। वैसे ही डॉक्यूमेंट वाला नाम जो है वो 4 रूट -1 है, आपने क्या मान रखा है, 4i मान रखा है अपनी आसानी के लिए। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, i की वैल्यू रूट ऑफ -1 याद रहेगा, पूछा जाता है भैया, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये हवाबाजी नहीं चल रही है, इसलिए सीरियस होके पढ़ना। आई स्टैंड फॉर आयोटा, एक क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई, एग्जामिनर पूछ लेगा आई की वैल्यू कितनी होती है, 4 विकल्प दे देगा, आई की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है। दोस्तों अगर मैं आई का स्क्वायर कर दूं, तो जब आप आई का वर्ग करोगे तो इधर अंडर रूट हट जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होगी। आई स्क्वायर के मान की बात करेंगे, ये -1 होता है। इसी तरीके से अगर कभी आपसे कोई पूछेगा आई की पावर 4 की वैल्यू, जब आप आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लेके आ रहे हो, एक बार और अगर वर्ग करोगे तो जो स्क्वायर है वो पावर 4 बन जाएगा, और जो -1 है वो +1 बन जाएगा। आई की पावर 4 की वैल्यू 1, क्योंकि आपको भी पता है कि -1 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका मतलब है -1 इंटू -1, और ये आंसर आपको 1 मिल जाएगा। खत्म। चलिए इतनी बात क्लियर, इमेजिनरी की बात आपने समझ ली, रियल की बात आपने समझ ली। अब दोस्तों फाइनली कॉम्प्लेक्स की बात करिए। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट हर एक चीज का ना एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये कहता है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, एक ऐसी संख्या जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होगी वो आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगी। अब दोस्तों जो a प्लस आई बी है ना, ये तो आप भी समझ गए होंगे, यहाँ पे i आपका जो है वो इमेजिनरी वाला पार्ट है, इमेजिनरी वाला पार्ट है, और a और b जो है ये आपकी रियल नंबर। जैसे मैंने a की जगह 4, b की जगह 5 ले लिया, तो ये बन जाएगा 4 + 5i। देखो रियल आपके पास भी है और इमेजिनरी भी आपके पास, बीच में दोनों को क्या है, प्लस लगा हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर जो है वो आपकी कहलाती है, इमेजिनरी नंबर ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है।
कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है दोस्तों a प्लस आई बी। इस फॉर्मेट की जितनी भी नंबर लिखी होंगी वो सारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। जरूरी नहीं है a प्लस आई बी ही लिखा हो, a माइनस आई बी भी हो सकता है, तो a प्लस माइनस आई बी आप कर सकते हो, बीच में प्लस के अलावा माइनस भी लगाया जा सकता है। क्या इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गई? डन। यहां तक का केस डन। आगे चले। अब दोस्तों जो आपकी इमेजिनरी नंबर है ना, इन इमेजिनरी नंबर की भी कई सारी अलग अलग कैटेगरी बनाई, कई सारी अलग अलग, सॉरी जो रियल नंबर है इनकी भी कई सारी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई। देखो एक चीज मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं, एक बात तुम ये भूल जाओ कि किसके अंदर कौन सी कैटेगरी आती है। जैसा कि आपने देखा होगा कई सारे लोग ये ऐसा पढ़ाते भी हैं और ये कहते हैं कि याद रखो रियल के अंदर इंटीजर आता है, इंटीजर के अंदर ये आता है, उसके अंदर ये आता है। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो ना तो आप भूल जाओ इस बात। आप केवल ये याद रखो कि ये संख्याएं होती क्या है। कल को आपसे कोई पूछ ले कि इवन नंबर क्या होती हैं तो आप इवन बता पाओ। कल को कोई आपसे ऑड नंबर पूछ ले तो ऑड बता पाओ। प्राइम, कंपोजिट, रिलेटिवली प्राइम, ट्विन प्राइम, परफेक्ट नंबर, कम से कम आपको इनका नॉलेज होना चाहिए। इनके बारे में आप सामने वाले को बता पाओ कि हाँ भाई हम जानते हैं कि ये नंबर क्या है। भले आप ये ना बता पाओ कि कौन सी कैटेगरी किसके अंदर पाई जा रही है। आप भूल जाओ कि कॉम्प्लेक्स के अंदर रियल और इमेजिनरी आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स तुम्हें पता होना चाहिए, इमेजिनरी तुम्हें पता होना चाहिए, रियल नंबर्स जो हैं ये तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं। अब जब बात आएगी रियल नंबर्स की तो रियल नंबर्स की दो कैटेगरी बनाई गई और ये दो कैटेगरी हैं दोस्तों आपकी इंटीजर्स और डेसिमल। देखो आपको पता है डेसिमल और फ्रैक्शन एक ही नंबर होती है। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दी 2.4 तो ये दशमलव में है, और फ्रैक्शन में करना है तो तुम नहीं जानते हो क्या, पॉइंट हटा के नीचे 10 ले आएंगे और इसको हम लिख देंगे 12/5। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन और जो डेसिमल नंबर होती हैं और जो फ्रैक्शन होती हैं ये कुछ अलग अलग नहीं है, बस एक ही है, रूप अलग अलग है। ठीक, गर्मी में गर्मी के कपड़े पहनते हो, ठंडी में ठंडी के कपड़े पहनते हो, लेकिन तुम नहीं बदल जाते हो, तुम्हारा भेष बदल जाता है। ठंडी में टोपी लगा के, मफलर बांध के और एकदम स्वेटर वेटर कस के जैकेट पहन लेते हो, रूप बदल गया। वही जब गर्मी आ जाती है तो शॉर्ट्स पहनना स्टार्ट कर देते हो, नॉर्मल टी शर्ट में घूम रहे हो, हाफ लोअर पहन के घूम रहे हो, तो भेष बदल जाता है, लेकिन तुम तो वही रहते हो ना। तो दोस्तों नंबर वही रहेगी, बस कभी उसको दशमलव में लिख दिया जाता है, कभी उसको सही बटे में लिख दिया जाता है। दोनों का हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं इनकी दो ही मेन कैटेगरी है, एक है इंटीजर जिसको आप कहते हो पूर्णांक, और एक है आपकी डेसिमल नंबर जिनको आप कहते हो दशमलव संख्या। पहले इनकी पहचान करना थी। सॉरी, पहले इनकी पहचान करना आपको सीखना पड़ेगा दोस्तों। इनकी पहचान करने का मतलब क्या है? इनकी पहचान करने का मतलब यह है कि कैसे पहचानेंगे कि ये इंटीजर है। देखो इंटीजर के हिंदी मतलब से इसका मतलब आप निकालिए। पूर्णांक का हिंदी मतलब क्या निकल के आ रहा है? पूर्णांक का हिंदी मतलब निकल के आ रहा है पूरा अंक। पूरा अंक का मतलब पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या? पूर्ण अंक। और पूर्ण अंक कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे पूर्ण अंक। मैंने कहा तुम्हारे हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? तो तुम क्या बताते हो? 10। ऐसा तो नहीं बताते हो ना कि नहीं सर 9.5 है, या फिर ऐसे बताते हो सर 9.7 है। यानी कि जो हमारी काउंटिंग नंबर्स होती है ना, जिनके थ्रू हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं, ये सारी पूर्णांक ही है। एक ऐसी नंबर जो अपने आप में कंप्लीट हो, और कंप्लीट नंबर दोस्तों पता है कौन सी मानी गई है? कंप्लीट नंबर यही मानी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब 1/2 3/4 2.5 6.7 ये कंप्लीट नंबर नहीं, ये इसीलिए आपकी डेसिमल की कैटेगरी में चली जाएगी। तो इंटीजर्स दोस्तों कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स जो है वो आपके एक ऐसा अंक जो अपने आप में कंप्लीट हो, जो अपने आप में पूर्ण हो, वो इंटीजर कहलाता है। और इंटीजर होते हैं दोस्तों तीन तरीके। पहला आपका होता है पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स की तीन कैटेगरी है। एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है दोस्तों आपका निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और तीसरा आपका होता है न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर।
एक आपका धनात्मक, एक आपका ऋणात्मक और एक आपका निष्क्रिय। इनको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, हिंदी मतलब भी इनका समझ लीजिए। इसी को हिंदी में कहते हो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। इसको आप हिंदी में कहते हो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और नीचे वाला जो है इसको आप कहते हो निष्क्रिय पूर्णांक। क्या कहते हो? निष्क्रिय पूर्णांक। ये आखिर दोस्तों होता क्या है? देखो, जब आपकी नंबर स्केल की बात आती है तो नंबर स्केल के मिडिल में होता है 0 और एक तरफ होता है 1, 2, 3, 4, एक तरफ होता है -1, -2, -3, -4, राइट। तो दोस्तों ये जो धनात्मक पूर्णांक है ना, ये कहते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक की जितनी भी संख्याएं हैं ये धनात्मक है। भाई धनात्मक और ऋणात्मक तो हम सब जानते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब ऋणात्मक की बात आएगी, जब नेगेटिव की बात आएगी तो आपने कहा सर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन माइनस इनफाइनाइट। बोलो हाँ या ना? आपने कहा सर बिल्कुल। अब ऊपर मैंने कहा वो धनात्मक है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। नीचे मैंने कहा ये ऋणात्मक है -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो सर ये निष्क्रिय कौन सा होता है? एक्चुअली दोस्तों जो जीरो है ना, इसको निष्क्रिय की कैटेगरी में रखा गया। इसको निष्क्रिय इसलिए भी कहा गया क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको चाहे धनात्मक ले लो चाहे ऋणात्मक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। मैंने कहा 4 में जीरो को ऐड करो, जीरो को आपने पॉजिटिव लिया है, आंसर कितना आएगा? 4। अब मैंने कहा 4 में जीरो को माइनस करो, जीरो को माइनस ले लो, तब भी आंसर कितना आएगा? 4। क्या जिस नंबर के साथ इसको हम जोड़ या घटा रहे थे उसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा? जीरो को जब मैंने प्लस लिया और जीरो को जब मैंने माइनस लिया तो क्या 4 की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। और जब मेरे होने या ना होने से आपके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो क्या कहा जाएगा कि मैं तो निष्क्रिय हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे होने और ना होने का कोई मतलब नहीं। इसीलिए दोस्तों जीरो जो है वो आपका निष्क्रिय कहा जाता है क्योंकि इसको चाहे आप पॉजिटिव ले लो चाहे आप निगेटिव ले लो, ये सामने वाली नंबर पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता। तो ये तो आपके इंटीजर्स की बात हो गई। अब यहीं पे आपसे नीचे दो और मेन बातें दोस्तों पूछी जा रही हैं। आप देख सकते हो सम ऑफ होल नंबर्स, जिसको आप कहते हो जो उल्टा लिखा हुआ है इसको सही कर लीजिए। होल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको भी सही कर लीजिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ध्यान रखिएगा इस बात। अब सेट का मतलब क्या होता है? आपने अगर मैथ पढ़ी है तो 9, 10 या 11, 12 में आपने समुच्चय पढ़ा होगा। दोस्तों सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज सेट, तो आप कहोगे सर सेट होता है अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का एक समूह जहां पे कोई एक नंबर नहीं होती, जहां पे कई सारी नंबर होती, अ ग्रुप ऑफ नंबर। अब दोस्तों ये होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है? तो हुआ क्या कि जब इंसान का इस धरती में जन्म हुआ जब इंसान इस धरती में आया तो इंसान के इस धरती में आने के बाद संख्याएं जो हैं वो उसको पहले से मिली हुई, मतलब मिली। संख्याओं की खोज किसी ने नहीं की है, ध्यान रखिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये किसी इंसान के द्वारा खोजी गई संख्या नहीं है। जब हम धरती पे आए तो हमें नेचर से ये नंबर मिली। और नेचर से हमें कौन कौन से नंबर मिले? नेचर से हमें मिली 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो जो नंबर हमें नेचर से मिली है ना, उन्हीं नंबर्स को हम क्या जानते हैं? उन्हीं नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जीरो के बारे में आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जीरो की खोज। जीरो की खोज, जीरो की खोज हमारे आपके जैसे एक इंसान थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, इन्होंने की। लेकिन आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की, बट जीरो का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जीरो का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी एज इट इज, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही आपको मिल जाएगी। तो जीरो की खोज तो आर्यभट्ट ने की थी, लेकिन जीरो का सबसे पहले जो उपयोग है वो ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने।
ये बात याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। जीरो का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले, रुक जाओ यार, हैंग कर गया। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, हैंग हो गया। चलो आओ। तो जीरो का जो सबसे पहले उपयोग किया था दोस्तों, वो किया था ब्रह्मगुप्त। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से यहीं से समझिएगा। देखो, जीरो तो हमें प्रकृति से नहीं मिला ना। जीरो जो है वो तो हमें प्रकृति से नहीं मिला कि जीरो नेचर ने दिया, नहीं, जीरो हमें नेचर ने नहीं दिया। जीरो की उपयोग जो, जीरो की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की। इसीलिए कभी कभी आप ना कंफ्यूज हो जाते हो जब आपसे पूछा जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जीरो को आप ना नेचुरल की कैटेगरी में रख दे। आप कैसे, आपसे कोई पूछेगा नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, तो आप बताते हो जीरो, एक, दो, तीन, चार। यही तो गलत है भैया। इसको याद करने का एक ही तरीका है कि जब जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी तो जीरो कभी भी नेचुरल की कैटेगरी में नहीं आया। जीरो को प्रकृति ने नहीं दिया है, जीरो की खोज हुई थी। और ये किसने की थी? ये आर्यभट्ट ने की। अब जब हम होल नंबर्स की बात करेंगे, पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे, तो देखो होल का मतलब होता है संपूर्ण। होल का मतलब होता है सब कुछ ले लो। और जब होल नंबर का सेट बनाना होगा तो होल नंबर का सेट हम बनाएंगे दोस्तों, जीरो, एक, दो, तीन एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट। तो आज की बात कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि होल नंबर्स का सेट क्या होता है, तो आपका जवाब होगा जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन इनफिनिट। लेकिन आपसे कोई पूछेगा नेचुरल नंबर, तो आपका जवाब होगा सर एक, दो, तीन, चार, पांच एंड सो ऑन इनफिनिट। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। ये तो बात थी दोस्तों इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने बेहतर तरीके से इस बात को समझा। अब आइए और हम डिस्कस करते हैं डेसिमल नंबर्स, जिसको आप कहते हो दशमलव संख्या। इतनी बात क्लियर यहाँ तक की? यहाँ तक की बात सभी को क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को हो तो बताओ। डन है? डन, डना डन, डन। देखो ऐसा है, पूरी क्वांट में ना नंबर सिस्टम ये इकलौता एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट, वरना आगे के टॉपिक्स में इतना थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा तो कल को एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि बताइए आपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है। यार आप आपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको अभी नहीं पता होगा। मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, आप नहीं बता पाओगे। और एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो पता है कैसे क्वेश्चन देता है। मैं आपको एक आधे क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। उसने कह दिया कि अगर एक्स और वाई जो है वो रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, एक्स और वाई का सम 10 के बराबर है, एक्स वाई से लेस है, तो एक्स और वाई के कितने पेयर पॉसिबल है। अब जब आपको यही नहीं पता होगा कि रिलेटिवली प्राइम नंबर होता क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाओगे। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर बताने के लिए मुझे आपको ये थ्योरी समझानी पड़ेगी। बिना इस थ्योरी को समझाए काम नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कल खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट। कल की क्लास में जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका खत्म हो जाएगा। डेसिमल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव नंबर, ये सारे हम कल खत्म कर लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। डन? इतना ही रखें क्या आज के लिए? ज्यादा तो नहीं हो गया कि पता लगे तो सब भूल ही जाओ? हाँ, भूलोगे तो नहीं? स्वप्निल, दिवेश, मोहित, वेल यार बहुत ही बढ़िया। सुष्मिता, पायल, वेल डन एवरीवन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। इतना ही रखा जाए क्या आज के लिए? हाँ, अच्छा, कल से टाइमिंग सुन लो। कल से जो आपकी क्लास है वो डेली होगी 5 बजे से, ठीक है, इवनिंग में 5 बजे से डेली, जिसमें आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 4 दिनों में हम लोग क्या करेंगे? क्वांट पढ़ेंगे, यानी कि मैथ पढ़ेंगे। मैथ पढ़ेंगे। एक बार क्वांट से मुझे याद आ गया, एक बच्चे ने एक बार मुझसे पूछ लिया था, सर क्वांट क्या होता है? भैया ये मैथ ही है। और फ्राइडे और सैटरडे, इन 2 दिनों में हम क्या करेंगे? रीजनिंग करेंगे। इसके अलावा जो आपका एसएलवी सिविल सर्विसेज वाला यूट्यूब चैनल है, एसएलवी सिविल सर्विसेज,
ये जो YT चैनल है, इस YouTube चैनल पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस YouTube चैनल पे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ साथ करा रहा हूँ। एक पेपर का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और एक और अपलोड कर दूंगा। टोटल हमारे पास 10 से 12 पेपर है जो प्रीवियस ईयर के हैं, और 10 से 12 पेपर के मैथ का और रीजनिंग का प्रॉपर सोल्यूशन जो है वो मैं आपको अपलोड करके दूंगा। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस क्लासेस भी आपकी मैं YT पे लूंगा, प्रैक्टिस क्लासेस, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस क्लास भी आपकी मैं कुछ इसी YT पे दे दूंगा। ये उन लोगों के लिए है, जैसे मान लीजिए कोई अगर कोर्स नहीं भी परचेज कर पाया है तो प्रैक्टिस कर सके, क्लासेस को वहां से क्लियर कर सके। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी प्रॉपरली ऐप पे चलेंगी मंडे से फ्राइडे तक। ये आपकी एप्लीकेशन की क्लासेस हैं, और एप्लीकेशन के अलावा मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग यहाँ पे सारी चीजों को PYQs के साथ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है। वो आपको अंदर ना कॉन्फिडेंस पैदा करके देंगे कि हाँ भैया देखो पेपर का लेवल ये है और ये चीजें तुमने पढ़ रखी है क्लास में, तो ये तुम इजिली कर पाओगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है ना दोस्तों? तो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए यार, टेंशन कोई लेनी नहीं है। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपने भी उसी तरीके से मेरे साथ मेहनत की तो डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप मेहनत करने में चूक गए, तो आप अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बैठा है जो मेहनत कर रहा है, और जो मेहनत करेगा वही आगे भी निकलेगा, ये भी जान लो। बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि सर हमको 200-250 क्लासेस दे डालेंगे, नहीं। लिमिटेड क्लासेस ही आपको मैं दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ा के ना मैं आपका दिमाग खराब नहीं करना चाहता। लेकिन ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वादा है कि आपके एग्जाम का एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूँ लिख के, एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर का मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों, मोहित वेरी क्या कह रहे हो दोस्त? चलो अच्छा, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी ठीक शाम को 5 बजे। ठीक है, ठीक हो, ठीक शाम को 5 बजे हमारी आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, अरे अभी तो क्या, अभी तो कुछ नहीं यार, अभी आप आगे की क्लासेस करो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। आप रियली इंजॉय करोगे सेशन को। ठीक है, 6 PM, गौरव ब्रदर यार 6 PM तो नहीं हो सकता, 6 PM पे ऑलरेडी मेरी एक क्लास चल रही है। हाँ, एक्चुअली ना 6 PM पे ऑलरेडी मेरी एक बैच मतलब जो है वो चल रहा है। 5 PM जो है वो स्लॉट मेरे लिए खाली है यार दोस्त। आई एम सॉरी यार, 6 बजे तो नहीं हो सकता। एक्चुअली ना यार सुबह से शाम तक का पूरा शेड्यूल सेट है। सुबह 10 से 11 पहली क्लास लिया हूँ, 11:15 से 12:15 दूसरी लिया हूँ, 12:15 से 1:30 आपका ये शेड्यूल लगा हुआ है। इसके बाद अभी 2 से 3, 3 से 4 क्लास शेड्यूल है। उसके बाद 4 से 5 में खाना पीना होगा। 5 से 6 जो है वो स्लॉट खाली। तो 5 से 6 वाला जो स्लॉट है वो मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी 6 से 7, 7 से 8 और रात में फिर 9 से 10, ये सारे के सारे स्लॉट फुल हैं। तो आई एम सो सॉरी ब्रदर, 6 PM तो नहीं कर सकता हूँ, और 5 PM का स्लॉट खाली है, 5 PM कर दो। ठीक है, बट कोई बात नहीं गौरव, मैं इस अंदाज से इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर आप कभी लाइव नहीं भी आ पाओगे तो आपको पूरी बात अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, सर आज के दिन की अगली क्लास कितने बजे है? आदित्य, मैं बता देता हूँ आपको शेड्यूल ना डेली सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हो ना, स्किल लवर वाले पे, जिसपे 161K के समथिंग सब्सक्राइबर है। अभी आपकी दूसरी क्लास जो है वो सुबह हो चुकी है। इंग्लिश की क्लास आज ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, और आज आपकी केवल 2 ही क्लासेस हैं, एक इंग्लिश की और एक मैथ की। करंट अफेयर्स और जीएस की क्लासेस भी आपकी कल परसों से स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉपर जो टाइम टेबल है वो भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, अब आज पहला दिन है ना, तो अभी आज सर बैठ के प्रॉपरली शेड्यूल बना देंगे, सबका टाइम डिसाइड हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं होगा कि आज क्लास 8 बजे कल 9 बजे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपको पहले से पता होगा कि किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है, और एक क्लास जो है डेली सेम टाइम पे ही चलेगी।
ओके, सो प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए, टाइम टेबल याद कर लीजिएगा। मेरी क्लास आपको डेली 5 बजे मिलने वाली है, तो मिलते हैं आपसे कल यानी कि 5 दिसंबर को ठीक शाम को 5 बजे। ओके, टेक केयर दोस्तों। और हाँ, एक चीज मैं आपको अब पहले ही बता दूं, डाउट कैसे क्लियर होंगे रिकॉर्डेड वीडियो में मैं बताता हूँ गौरव, रिकॉर्डेड नहीं होगी। आपको जैसे कोई डाउट है, सुनना मेरी बात को, तो जब आपकी क्लास खत्म हो जाती है तो आप ना अपना जो भी डाउट है वो उस क्लास के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। तो मैं हफ्ते में एक दिन आके लाइव आपके डाउट क्लियर कर दूंगा कि हाँ भाई आपका ये डाउट है, या फिर कोई दिक्कत नहीं है अगर आप रिकॉर्डेड में डाउट नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो अगले दिन जब आऊंगा तो अगले दिन जाते जाते आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे आज की क्लास मैंने पढ़ाई, तो कल का जो डाउट है वो अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसी टाइम पे आपको बता दूंगा कि हाँ भाई गौरव तुम्हारा ये डाउट था, इसका ये सोल्यूशन है। ठीक है, बाकी कोशिश करिए कि आप लाइव आइए। ठीक है, टेक केयर एवरीवन। आदित्य, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं कल आपसे ठीक 5 बजे। शेड्यूल आपको प्रॉपरली बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ठीक है ब्रदर रजीबुल, मैं क्या कह रहा हूँ, एक दिन पहले नहीं, आपको पूरे हफ्ते का टाइम टेबल मिल जाएगा, पूरे हफ्ते का, पूरे वीक का, और वो हमेशा के लिए सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि हमेशा टाइम टेबल ही बदलता रहे। टाइम टेबल अभी शाम तक मैं सर से बात करके बनवा लूंगा, और बात करने के बाद जब टाइम टेबल बन जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा, तो फिर आपकी वही टाइम टेबल परमानेंटली चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हर हफ्ते टाइम टेबल आपका बदल जाएगा। ठीक है, अब आज भी पहला दिन है तो थोड़ा सा मैनेज करो, अभी शाम तक मैं बनवा के पब्लिश करा दूंगा ऐप पे ही। टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।